एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लेन इट। देखो अभी आ गया है मार्च ऑलरेडी एंड मार्च और अप्रैल तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने का टाइम है। ठीक है, मार्च और अप्रैल, फिर उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा नीट एग्जाम। एंड अभी सब बच्चे अलोंग विद दी लाइक अदर सब्जेक्ट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, सब बच्चे रिवीजन में लगे हैं। ठीक है, तुम भी रिवीजन में लगे हो, सब रिवीजन में लगे हैं। और मैं तुम्हें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि किसी भी चैप्टर को रिवाइज करने में तुम्हें आराम से 5 से 6 घंटे लग जाएंगे, खासकर अगर तुमने अभी तक एक भी बार किसी चैप्टर को रिवाइज नहीं किया है तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है तुम्हें? क्या तुम्हें 5 से 6 घंटे लगाने हैं, फिर उसका तुम एनसीईआरटी रीड करो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो? इतना टाइम है क्या तुम्हारे पास? नहीं है। तो इसीलिए मैंने ये लेक्चर बनाया है जिसमें 20 to 25 मिनट्स के अंदर हर एक चैप्टर मैं तुम्हें रिवाइज करवा दूंगी अलॉन्ग विद एनसीईआरटी के डायग्राम, एनसीईआरटी की लाइंस और जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं वो सब चीज, मतलब जितनी भी पॉसिबल चीजें हो सकती है जो इस टाइम पे तुम्हें रिवाइज करने के लिए चाहिए, वो सारी चीजें मैं तुम्हें रिवाइज करवा दूंगी। एंड इस लेक्चर, इस सीरीज का तुम्हें मैक्सिमम बेनिफिट कैसे उठाना है मैं तुम्हें वो भी बता देती हूँ। तो इस 20 मिनट या फिर 30 मिनट जितने भी लेक्चर्स का होगा, ये लेक्चर तुमको अटेंड करना है, जिससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा रिविजन हो जाएगा। इसके बाद तुम दो काम कर सकते हो। ठीक है, कि मतलब दोनों ही करने हैं तुम्हें, ऐसा नहीं कि कोई एक करना है, दोनों ही कर सकते हो। या तो तुम पहले एनसीईआरटी रीड कर लो जिसमें तुम्हें लगेंगे 30 मिनट, आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा। या फिर तुम मेरे दिए हुए जो 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज है तुम उसे अटेंड कर सकते हो। अगर तुम चाहो तो खुद से भी पीवाईक्यूज लगा लो, खुद से क्वेश्चन लगा लो, पीवाईक्यू लगा लो, डीपीपी लगा लो। और अगर तुम्हें नहीं लगाना है या फिर तुम्हारे पास नहीं है कोई अच्छा सोर्स, तो तुम मेरे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियोस को अटेंड कर सकते हो। अभी तक इस सीरीज का एक भी लेक्चर नहीं आया है बिकॉज मैं चाहती थी कि तुम पहले कोई चैप्टर पढ़ लो, जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, इसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन का वीडियो आएगा। तो आई वॉन्ट कि तुम पहले लेक्चर अटेंड करो, उसके बाद तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो तुम क्या कर सकते हो, या तो तुम पहले लेक्चर अटेंड करके या तो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला वीडियो अटेंड कर लो, फिर एनसीईआरटी रीड कर लो, या फिर लेक्चर अटेंड करके एनसीईआरटी रीड कर लो, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो। जो भी करो बेनिफिट तुम्हारा ही होना है, दोनों ही चीज तुम कर सकते हो, जो भी तुम्हें सही समझ में आए वो तुम करो। तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला है। ह्यूमंस का सबको पता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं एंड विवियर पेरेंट्स होते हैं जो कि डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स की बात करें तो गैमेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म और ओवम का बनना, इंसेमिनेशन यानी कि स्पर्म और ओवम का एक दूसरे के पास आना, फर्टिलाइजेशन यानी कि स्पर्म और ओवम का फ्यूज होना, इम्प्लांटेशन यानी कि जो जाइगोट बनता है वो फीमेल के यूट्रस में जाके इम्प्लांट होना, जेस्टेशन यानी कि उस जाइगोट का ग्रो होना, डेवलपमेंट होना, जो 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है उसी को बोला जाता है जेस्टेशन पीरियड। देन पार्चुरेशन यानी कि बेबी का डिलीवर होना। अगर तुम्हें इस सीक्वेंस में नहीं याद हो रहा है तो तुम जो जीआईएफ और इमेज वगैरह अपने फ्रेंड्स को भेजते हो ना, उससे याद कर सकते हो। जी फॉर गैमेटोजेनेसिस, आई फॉर इंसेमिनेशन, एफ फॉर फर्टिलाइजेशन, आई एम फॉर इम्प्लांटेशन, जी फॉर जेस्टेशन एंड पार्टी फॉर पार्चुरेशन। अब ये जो रिप्रोडक्टिव इवेंट है ये मेल और फीमेल में काफी ज्यादा डिफरेंट होते हैं। जैसे कि स्पर्म प्रोडक्शन ओल्ड मैन जो 70-80 साल के होते हैं ना, उनमें भी चलता है, भले ही वो क्वालिटी नहीं रह जाती बट स्पर्म बनते रहता है थोड़े अमाउंट में। लेकिन ओवम फॉर्मेशन जो है सीजर फीमेल में सीज हो जाता है अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज। इसके अलावा भी एक डिफरेंस है कि गैमेटोजेनेसिस और इंसेमिनेशन ये सिर्फ दो ही ऐसी चीजें हैं जो मेल और फीमेल दोनों में होती है। बाकी फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन, पार्चुरेशन, इन सब में सिर्फ और सिर्फ फीमेल पार्टिसिपेट करती है। तो कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है फीमेल का, मेल का जबकि उतना नहीं है, सिर्फ गैमीट बनाना है, इंसेमिनेट करना है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो लोकेशन कहाँ होती है? पेल्विस रीजन में। ये आपकी बॉडी है, ठीक है, ये आपके पैर है, ये हाथ है, ये सर है, ये आपका एब्डोमेन रीजन होता है। और जहाँ से आपके पैर स्टार्ट होते हैं वो कहलाता है पेल्विस, पैर पेल्विस, ठीक है। जहाँ से पैर स्टार्ट हो रहे वो होता है आपका पेल्विस रीजन। टेस्टिस कितने नंबर में होते हैं? दो होते हैं, सबको पता है। टेस्टिकुलर लोब्यूल, हर एक टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होती है। उन 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 1 से लेकर 3 तक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हो सकती है। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। तो ऐसे देख लो कि भाई ये एक टेस्टिस है, इसके अंदर ये जो कंपार्टमेंट जैसे दिख रहा है ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, इनके अंदर इस तरीके से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल, इस तरीके से ये जो मैं बना रही हूँ ना, ये सेल प्रेजेंट होते हैं। और बाहर वाले रीजन में भी कुछ सेल प्रेजेंट होते हैं। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल प्रेजेंट हो सकते हैं। स्पर्मेटोगोनिया मेल जर्म सेल होते हैं जो कि मेयोसिस करके स्पर्म बनाते हैं। सर्टोली सेल इन्हीं स्पर्मेटोगोनिया को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि ये स्पर्मेटेड बने। अब अगर तुमसे ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि भाई मान लो 100 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है तो उसके अंदर कितनी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होंगी, तो मल्टीप्लाई कर लो, एक से मल्टीप्लाई कर लो, मिनिमम 100 हो जाएंगी, मैक्सिमम 300 हो जाएंगी। ये भी पूछा जा सकता है कि मान लो 10 मैन है, उनके अंदर कितनी होगी, तो भाई हर एक मैन के अंदर दो टेस्टिस, उसको इंटू कर दो 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, उसको इंटू कर दो 1 और 3 से, तो मिनिमम 1 वाली निकल आएगी, मैक्सिमम
फ्री वाली निकल आएगी। तो ये सब चीज तुम सॉल्व करके अपने उसमें बना सकते हो। इंटरस्टिशियल स्पेस की मैंने बात करी थी कि वहां पे इंटरस्टिशियल सेल जिनको लिडिक सेल बोला जाता है वो होते हैं एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन। एंड्रोजन ही बेसिकली टेस्टोस्टेरोन ही एक प्रकार का एंड्रोजन है, तो ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं। इसके अलावा इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल भी प्रेजेंट होते हैं जैसे डब्ल्यूबीसीज वगैरह, जो कि इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तुम्हें चार चीजें पढ़नी है: टेस्टिस, एक्सेसरी ग्लैंड्स, एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। टेस्टिस की बात करें तो प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन होता है। प्राइमरी अगर तुम्हें 1 डिग्री 2 डिग्री का मतलब नहीं पता है तो अभी मैं फर्स्ट और लास्ट टाइम बता रही हूँ। 1 डिग्री मतलब प्राइमरी, 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी, 3 डिग्री मतलब टर्शरी, 4 डिग्री मतलब क्वाटरनरी। प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन मतलब प्राइमरी वो चीज होगी जो आपका गैमीट बनाएगा। तो मेल में गैमीट कौन बनाता है? टेस्टिस। तो ये क्या हो गया? प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल में प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होगी? ओवरी, क्योंकि ओवरी गैमीट बनाती है। टेस्टिस कहाँ सिचुएटेड होते हैं? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, मैंने पहले ही बता दिया था। स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। स्क्रोटम एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होती है। तो ये अगर आपकी बॉडी है, ये पैर है, तो ये आपके स्क्रोटम होंगे। स्क्रोटम के अंदर आपकी टेस्टिस होंगे। यहीं पे भी पीनस भी प्रेजेंट होता है। क्या रीजन है भाई, इतने ऑर्गन बॉडी के अंदर है, टेस्टिस भी बॉडी के अंदर हो सकता था, बाहर बनाने की क्या जरूरत थी? तो देखो बॉडी का टेम्परेचर आपका कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। स्क्रोटम में आपका क्या होगा? टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसके लिए आपको 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए। तो बॉडी का अगर 37 है तो स्क्रोटम के अंदर 34.5 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होगा, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जरूरी है। लेंथ की बात करें तो 4 to 5 सेंटीमीटर टेस्टिस की लेंथ होती है। विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। एक्सेसरी डक्ट्स की अगर बात करें तो ये जितनी भी डक्ट्स का नाम लिखा है ना, ये इसी सीक्वेंस में तुम्हें याद करना है। सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किससे ज्वाइन करेगी? रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस किससे ज्वाइन करेगा? वासा फ्रेंचा से। फिर एपिडिडाइमिस, फिर वास्टा फ्रेंच। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये वासा फ्रेंचा से कैसे ज्वाइन होती है? रेटिटेस्टिस की हेल्प से। रेटिटेस्टिस बहुत छोटी छोटी डक्ट्स का एक नेटवर्क होता है। तो इधर अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इधर अगर आपका वासा फ्रेंचिया है, तो ये किससे, मतलब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये किसकी हेल्प से वासा फ्रेंचिया से ज्वाइन हो रही है? रेटिटेस्टिस की हेल्प से। वासा फ्रेंचिया वो स्ट्रक्चर है जो टेस्टिस को लीव करेगी। रेटिटेस्टिस भी टेस्टिस के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी टेस्टिस के अंदर। वासा फ्रेंचिया वो स्ट्रक्चर है जो टेस्टिस को लीव करेगी। एपिडिडर्मिस की बात करें तो पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होता है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, स्पर्म को स्टोर करता है। वास डिफरेंस की बात करें तो ये वो स्ट्रक्चर है जो वापस से एब्डोमेन के अंदर जाता है और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप करता है। देखो ये आपकी बॉडी है, ये पैर है, ये आपका एब्डोमेन यानी कि आपका ये पेट वाला हिस्सा, मैंने पहले बताया था, यहाँ पे टेस्टिस सिचुएटेड होते हैं। तो वापस जो ऊपर ये जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन से नीचे टेस्टिस थे ना, जो वास्ट डिफरेंस है वो वापस ऊपर जाएगा। तो जो स्ट्रक्चर वापस से ऊपर जा रहा है, जो असेंड कर रहा है एब्डोमेन में, वो कौन सी डक्ट है? वास्ट डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में भी देख लो। और ऊपर जाने के बाद यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से लूप करती है। तो ये आपका एब्डोमेन है, ये टेस्टिस है, टेस्टिस एब्डोमेन के नीचे तरफ है। वास्ट डिफरेंस या ये आपकी एपिडिडाइमिस या ये आपकी वास्ट डिफरेंस, जो कि दोबारा ऊपर चढ़ गई। ऊपर कहाँ चढ़ गई? वापस आपके एब्डोमेन के ऊपर चढ़ गई। और ये आपको यूरिनरी ब्लैडर है, तो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से आ रही है। अब जो इजैकुलेटरी डक्ट है, इजैकुलेटरी डक्ट क्या होती है? जितने भी ग्लैंड्स की डक्ट्स होती है वो वास्ट डिफरेंस की सारी डक्ट जब मिलकर एक कॉमन डक्ट बना लेती है तो वो कहलाती है आपकी इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट जाती है आपकी यूरेथ्रा के पास, यूरेथ्रा पे जाके ज्वाइन हो जाती है, एंड यूरेथ्रा ओपन हो जाता है यूरेथ्रल मीटस पे। तो यहाँ पे आपकी अलग अलग सारी डक्ट थी, ये डक्ट अलग, ये डक्ट अलग, ये डक्ट अलग, यहाँ पे सारी डक्ट कॉमन हो जाएगी जिसको कहा जाता है इजैकुलेटरी डक्ट। यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट आपकी आके यूरेथ्रा पे ज्वाइन हो जाएगी और यूरेथ्रा आपका यूरेथ्रल मीटस पे ओपन हो जाएगा। अब मेल का जो यूरिनरी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये यूरिनरी सिस्टम से ओरिजिनेट होता है, इसीलिए इसको यूरोजेनाइटल सिस्टम बोला जाता है। एंड मेन के पास सीमेन एंड यूरिन पास के लिए एक ही ओपनिंग होती है, जबकि वुमेन पजेस डिफरेंट ओपनिंग फॉर यूरिन पास। एक ही ओपनिंग में मैन में यहीं से सीमेन रिलीज हो रहा है, यहीं से आपका यूरिन भी रिलीज हो रहा है, लेकिन फीमेल में वेजाइनल ओपनिंग अलग है एंड यूरिन पास करने के लिए ओपनिंग अलग है। अब बात करते हैं ग्लैंड्स की। 3 ग्लैंड आपको पढ़नी है। कहा गया? हाँ, एक्सेसरी ग्लैंड्स की 3 ग्लैंड आपको पढ़नी है: सेमिनल वेसिकल, बल्बोयूरेथ्रल एंड प्रोस्टेट। सेमिनल वेसिकल वो ग्लैंड है, और बल्बोयूरेथ्रल, ये 2 ग्लैंड है, पेयर में प्रेजेंट होती है, यानी कि दो दो तो प्रेजेंट होती है, तो एक एक पेयर में प्रेजेंट होती है। याद करने का सिंपल तरीका, जिनमें 2 वर्ड आ रहे हैं, जैसे सेमिनल और वेसिकल 2 वर्ड है तो पेयर में होगी 2 होगी। बल्ब और यूरेथ्रा 2 वर्ड है तो ये भी पेयर में होगी, लेकिन प्रोस्टेट एक ही वर्ड है तो ये एक ही होगी। इन सब के सिक्रेशन को बोला जाता है सेमिनल प्लाज्मा, जो कि रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड एंजाइम्स होती है। एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की जो सिक्रेशन है, इसका एक और फंक्शन है कि ये पीनस के लिब्रिकेशन में हेल्प करता है। अब ये जितनी भी जो डक्ट्स है, ये किस काम में आती है भाई? स्पर्म को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने में। अब जो डक्ट है, जैसे एपिडेरामिस हो गई, वास्ट डिफरेंस हो गई, इन डक्ट्स की भी सिक्रेशन होती है, सेमिनल वेसिकल की सिक्रेशन होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रेशन होती है।
इन सब के सिक्रेशन स्पर्म की मोटिलिटी एंड मैच्योरेशन में हेल्प करते हैं। देन ये जो ग्लैंड्स और डक्ट्स है इनको मैनेज कौन कर रहा है, कौन है इनका मैनेजर, एंड्रोजन हार्मोन इनका मैनेजर है। इसके अलावा तुमने एक वर्ड सुना होगा सीमेन। सीमेन और स्पर्म में क्या डिफरेंस है, स्पर्म आपका गैमीट है, सेल है। ये जब गैमीट जो सेल है जब सेमिनल प्लाज्मा जैसे और जो बाकी फ्लूइड होती है इन सब फ्लूइड के साथ मिक्स होकर जब बॉडी से बाहर रिलीज होता है तो उसे कहा जाता है सीमेन। अब बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की। देखो ये चीज मैं यहीं पे पढ़ाना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हें पहले मेल अलग से पढ़ाऊँ फिर फीमेल अलग से पढ़ाऊँ, फिर मैं स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis पढ़ाऊँ, फिर मैं अगेन फीमेल में आ जाऊँ, फिर मैं अगेन एम्ब्रियो में पहुंच जाऊँ। मैं ये सब नहीं चाहती, तो मैं चाहती हूँ कि भाई एक ही बार में मेल का पूरा पढ़ के खत्म करते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस भी तुम यहीं पढ़ लो। गैमेटोजेनेसिस इन मेल को क्या बोला जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है तो स्पर्मेटोजेनेसिस। टेस्टिस के अंदर मेल जर्म सेल होते हैं जिसको स्पर्मेटोगोनिया बोला जाता है, इमेच्योर सेल होते हैं, ठीक है, सेमिनिफेस ट्यूब्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो स्पर्मेटोगोनिया है ना ये क्या करते हैं, पहले माइटोसिस करते हैं, माइटोसिस करके अपना नंबर बढ़ाएंगे, फिर क्या करेंगे, म्योसिस करेंगे। तो म्योसिस तुमको पता है दो टाइप की होती है, तो जो म्योसिस 1 करेगा वो कहलाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। म्योसिस 1 के बाद प्लॉइडी हाफ हो जाती है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी कितनी होगी, 2n होगी। इसके आगे प्लॉइडी कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, यानी कि n हो जाएगी। तो ये सारा जो स्ट्रक्चर है ये सारे सेल्स डिप्लॉयड होंगे। म्योसिस 1 के बाद जो सेल बनेंगे वो सारे हैप्लॉइड होंगे। म्योसिस 1 के बाद होगा म्योसिस 2, म्योसिस 2 होगा तो 2 करने वाला सेकेंडरी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट म्योसिस 2 करेगा बना देगा स्पर्मेटेड, एस पता नहीं कहाँ से आ गया, स्पर्मेटेड। स्पर्मेटेड चुपचाप से पहुंच जाएगा सर्टोली सेल के पास और बोलेगा भाई मुझे स्पर्मेटोजोआ बना दो, तो सर्टोली सेल उसको थोड़ा बहुत नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, उसको स्पर्मेटोजोआ बना देगा। अब ये जो प्रोसेस होती है ना स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनना, इसको बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म बनना, स्पर्मियोजेनेसिस यानी कि स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना। एक और चीज होती है स्पर्मिएशन, यानी कि क्या बोला, स्पर्म जो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से जब स्पर्म रिलीज होता है तो उसे कहा जाता है स्पर्मिएशन। एक और वर्ड होता है इजैक्यूलेशन, इजैक्यूलेशन यानी कि बॉडी से सीमेन और स्पर्म का रिलीज होना। स्पर्मिएशन में कहाँ से रिलीज हो रहा है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से। कैसे याद रखोगे, एज फॉर स्पर्मिएशन एज फॉर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो स्पर्मिएशन यानी कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होना, ठीक है। इजैक्यूलेशन यानी कि बॉडी से रिलीज होना। हार्मोनल कंट्रोल की बात करें तो भाई जैसे ही लड़कों में प्यूबर्टी हिट करती है उनका हाइपोथैलेमस जाग जाता है और बोलता है भाई मैं जीएनआरएच सिक्रेट करूंगा। जीएनआरएच क्या है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन कौन से हार्मोन होते हैं, एफएसएच और एलएच को गोनाडोट्रोपिन हार्मोन बोला जाता है। इन हार्मोन को रिलीज करवाने वाले हार्मोन को गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बोला जाता है। तो हाइपोथैलेमस जीएनआरएच रिलीज करता है जो कि कहा जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी जो है एफएसएच और एलएच रिलीज करता है। एफएसएच में एस आता है तो एस चल जाएगा, एफएसएच चला जाएगा सर्टोली सेल के पास, स्पर्मियोजेनेसिस करवाएगा। एलएच में एल आता है, एल चला जाएगा लेडिक सेल के पास और एंड्रोजन सिक्रीट करवाएगा। अब जो नॉर्मल हेल्दी अडल्ट मैन होता है उनमें पर इजैकुलेशन 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं, जिसमें से 60% की नॉर्मल शेप और साइज होनी चाहिए एंड 40% की विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की। हेड है, नेक है, मिडिल पीस है, टेल है। हर सेल की तरह इस सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। हेड इलोंगेटेड होता है जिसके अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ध्यान रखना हैप्लॉइड न्यूक्लियस डिप्लॉइड नहीं। स्पर्म एक गैमीट है, गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। हेड के ही एंटीरियर पार्ट पे एक्रोजोम प्रेजेंट होता है जिसके अंदर एंजाइम होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। मिडिल पीस में ढेर सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया का तुमको काम पता है, ये एनर्जी बनाती है। किस लिए एनर्जी बनाती है, टेल को स्विम करने के लिए, तेल के मूवमेंट के लिए। तो यहाँ पहले मेरा वाला डायग्राम देख लो, ये हेड वाला रीजन है, ये एक्रोसोम, एक्रोसोम के अंदर एंजाइम होगा। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। फिर आता है आपका नेक वाला रीजन जहाँ पे रिंग सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है जो कि माइक्रोट्यूब्यूलिन का फॉर्मेशन करता है, और ये पूरी बॉडी और जो टेल वगैरह है ये इन्हीं माइक्रोट्यूब्यूलिन की बनी होती है। ये मिडिल पीस है, यहाँ पे ये जो केकड़े जैसा दिख रहा है ना, ये केकड़े जैसा कुछ नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि एनर्जी बनाता है। किस लिए बनाता है भाई, तेल के मूवमेंट के लिए। तेल किसकी बनी होती है, माइक्रोट्यूब्यूलिन प्रोटीन की बनी होती है और मोटिलिटी में हेल्प करती है। एनसीईआरटी का डायग्राम देख लो, सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे बाहर हेड वाला रीजन है, हेड वाले रीजन में न्यूक्लियस और एक्रोसोम है। नेक वाला रीजन है, मिडिल पीस वाला रीजन है और टेल वाला रीजन है। अब बात करते हैं मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की। एक बार डायग्राम से देख लो, तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना इसको पीनस बोला जाता है, सबको पता है। ये होता है मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इसका जो लार्ज एंड है जिसको बोला जाता है ग्लैंस पीनस, इसके अराउंड लूज फोल्ड ऑफ स्किन प्रेजेंट होती है जिसको बोला जाता है प्रिप्यूज। एंड पीनस में जो है स्मूथ मसल सेल का बना होता है। इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, जिन ब्लड वेसल में जब ब्लड फ्लो करता है, यहाँ पे एक बार थ्योरी से समझ लो। मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया पीनस है, स्मूथ टिश्यू का बना होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड वेसल होती है। ब्लड वेसल के अंदर जब ब्लड फ्लो करता है तो वो इरेक्शन में हेल्प करता है एंड इरेक्शन इंसेमिनेशन में हेल्प करता है। लार्ज एंड बोला जाता है, ग्लैंस पीनस बोला जाता है। इसमें लूज फोल्ड ऑफ स्किन होती है, इसको फोर स्किन या फिर प्रिप्यूज बोला जाता है, जो कि स्पर्म, स्पर्म क्या बोल रही हूँ,
पीनस के प्रोटेक्शन के लिए होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपना कवर हो जाता है। अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। पेयर ऑफ ओवरी होती है, ओविडक्ट्स होती है, यूट्रस होता है, सर्विक्स होती है, वेजाइना होता है, देन एक्सटर्नल जेनिटलिया होता है, देन मेमोरी ग्लैंड भी होते हैं। ये सारी जो चीजें हैं ये इंटीग्रेटेड होती है स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। किस लिए? ओव्यूलेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए एंड चाइल्ड केयर के लिए। तो ये सारे स्ट्रक्चर मिलकर ही ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, चाइल्ड केयर, बर्थ वगैरह ये सब करवाएंगे। ओवरीज की बात करें तो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। मैंने पहले बताया था कि जो गैमीट बनाएगा वही होगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो ओवरी जो है प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। क्यों गैमीट बनाती है? कौन सा गैमीट? ओवम बनाती है, सॉरी। उसके अलावा कुछ स्टेरॉइडल ओवेरियन हार्मोन भी बनाती है। लोकेशन की बात करें तो ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है। टेस्टिस एब्डोमेन के बाहर था लेकिन ओवरी एब्डोमेन के अंदर ही होती है। ऐसे अगर आपकी बॉडी है, ये पैर है, ये एब्डोमेन है, तो इधर पे आपकी एक एक टेस्टिस जो है, क्या बोल रही हूँ, एक एक ओवरी जो है प्रेजेंट होगी। ठीक है, 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ में होती है, कनेक्टेड होती है यूट्रस और पेल्विक वॉल से विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। ये अगर आपका एब्डोमेन है, ये आपकी टेस्टिस है, और ये सपोज आपका यूट्रस है, तो टेस्टिस क्या बोल रही हूँ, ओवरी आपके यूट्रस से लिगामेंट की हेल्प से और पेल्विक वॉल से लिगामेंट की हेल्प से अटैच होती है। यूट्रस भी पेल्विक वॉल से लिगामेंट की हेल्प से अटैच होता है। अगर लिगामेंट की हेल्प से अटैच नहीं होगा तो भाई ये हवा में ही तैरता रहेगा। तो ऐसा भी डोंट वांट ना कि इतने अनहेल्दी हमारे ऑर्गन्स हो जाए जो हवा में तैरते रहे। तो ये लिगामेंट की हेल्प से अटैच रहता है। कवर होता है थिन एपिथेलियम से, और जो अंदर वाला पार्ट है इसको ओवेरियन स्ट्रोमा बोला जाता है। अगर ये ओवरी है, ऊपर एक थिन एपिथेलियम आपकी होगी कवरिंग, अंदर वाला जो पार्ट है इसको ओवेरियन स्ट्रोमा बोला जाएगा। इस स्ट्रोमा के भी दो जोन होते हैं। जो बाहर बाहर वाला हिस्सा होगा वो कहलाएगा कॉर्टेक्स, और जो अंदर वाला हिस्सा होगा वो कहलाएगा आपका मेडुला। अब फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स की बात करें तो फेलोपियन ट्यूब है, यूट्रस से वजाना है। फेलोपियन ट्यूब के भी 3 पार्ट होते हैं, 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है। इसके 3 पार्ट कौन से? इनफंडिबुलम, जिनमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। पहले डायग्राम से समझ लो, फिर उसके बाद थ्योरी में दिखा दूंगी। ये आपका क्या है? फेलोपियन ट्यूब है। ये वाला पार्ट है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम में देखो आपके ये दिख रही है ना उंगली जैसे स्ट्रक्चर। कोई भी चीज जब तुम उठाते हो तो उंगली से उठाते हो, तो ये जो उंगली जैसे स्ट्रक्चर है जिनको फिम्ब्रे बोला जाता है, इनका भी काम क्या होता है? उठाना। किसको उठाना? ओवम को उठाना। यहाँ पे ओवरी दिख रही है, ओवरी जैसे ओवम रिलीज करेगा, फिम्ब्रे पकड़ उसको फट से उसको पकड़ लेगा, पकड़ के पहुंचा देगा ये वाला हिस्सा पे, जो कि ये वाला जो पार्ट है जिसको एम्पुला बोला जाता है। वाइड स्पेस है, किस लिए होती है? ताकि यहाँ पे स्पर्म आए इस स्पेस में, और यहाँ पे ओवम भी है, स्पर्म भी है, फर्टिलाइजेशन हो जाए। ये वाला पार्ट कहलाता है इस्थमस, जो कि कुछ नहीं, बस ये वाले जो दोनों स्ट्रक्चर है, वो यूट्रस और ये इनफंडिबुलम वगैरह, इन सबको ज्वाइन करता है। अब एक बार थ्योरी में भी यहाँ पे देख लो। इनफंडिबुलम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, इसको फिम्ब्रे बोला जाता है, ओवम को कलेक्ट करते हैं। एम्पुला वाइड पार्ट है, स्पेस प्रोवाइड करता है फर्टिलाइजेशन के लिए। इस्थमस नैरो पार्ट है, कनेक्ट करता है एम्पुला को यूट्रस से। यूट्रस को वोम भी कहा जाता है, सिंगल होता है, इन्वर्टेड पेयर जैसा होता है। पेयर कैसा होता है? स्टेप में का होता है ना एक, खाया होगा तुमने, नहीं भी खाया होगा तो स्टेप में का होता है। इसको उल्टा कर दो, ठीक है, ये बड़ा वाला पार्ट ऊपर है, छोटा वाला पार्ट नीचे हो जाएगा। खटिया डायग्राम है बट ठीक है। इस तरीके से इन्वर्टेड पेयर जैसा यूट्रस होता है। अटैच होता है पेल्विक वॉल से विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट, एंड ओपन करता है वेजाइना में विद द हेल्प ऑफ सर्विक्स। ये आपका यूट्रस है, ये वेजाइना है। यूट्रस वेजाइना में कैसे ओपन होगा? सर्विक्स की हेल्प से ओपन होगा। अब जैसे ये मान लो आपका यूट्रस है, ये मान लो आपकी बाहर की दुनिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी बच्चा है ये बाहर की दुनिया में कैसे आएगा? यहाँ पे कुछ रास्ता होगा। वो जो रास्ता होगा, जिस रास्ते से वो बर्थ लेकर आ रहा है, उसको क्या बोले जाएंगे? उसको क्या बोलेंगे अपन? बर्थ कैनाल। तो यहाँ पे कौन सी दो चीजें? अभी मैंने क्या बोला कि भाई वेजाना है, सर्विक्स है, तो सर्विक्स और वेजाना ये दोनों चीजें क्या मिलकर, वेजाना और सर्विक्स ये दोनों चीजें मिलकर क्या बनाएगी? बर्थ कैनाल बनाएगी, जहाँ से बच्चा बर्थ लेते हुए बॉडी से बाहर आएगा। वॉल ऑफ यूट्रस की बात करें तो 3 वॉल है, हाँ सही तो है। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम बाहर वाली है, थिन है। मायोमेट्रियम थिक है, मिडिल वाली है, स्मूथ मसल सेल्स की बनी होती है, एंड स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करती है एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड चाइल्ड बर्थ। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तभी मेंस्ट्रुअल ब्लड भी बॉडी से बाहर आएगा, और जब प्रेगनेंसी के टाइम पे मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करती है तभी बच्चा बॉडी से बाहर आता है। इसको इमेजिन कर लो, मान लो कोई बलून है, ठीक है, ये बलून में तुमने अच्छी हवा भर के तुमने पैक करके रख दिया, और इसमें बीच में छोटा सा तुमने छेद कर दिया, और ऊपर से अगर तुम इसको दबाओगे तो इस छेद से क्या होगा? हवा बाहर निकलेगी। तो बस वैसा ही काम है मायोमेट्रियम का। अंदर वाली एंडोमेट्रियम होती है, इनर है, ग्लैंडुलर लेयर है, थिन होती है, यूट्रस की लाइन को यूट्रस को की कैविटी को लाइन करती है, एंड साइक्लिक चेंजेस इसमें होते हैं एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करें तो मॉन्स प्यूबिस वाला हिस्सा है, जो कि फैटी टिश्यू का बना होता है, स्किन और प्यूबिक हेयर से कवर्ड होता है। देन उसके अंदर फ्लेशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू होते हैं, जिनको लेबिया, दो टाइप के होते हैं। बाहर वाला जो होता है उसको लेबिया मेजोरा बोला जाता है, उसके अंदर अगेन पेयर्ड ऑफ फ्लेशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू होते हैं, जिनको लेबिया माइनोरा कहा जाता है।
तो एक मैंने डायग्राम बनाया है, ऐसे समझ लो। ये जो ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पे रेड कलर की लाइन मैंने बनाई है, ये है मॉन्स प्यूबिस वाला हिस्सा। रेड लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है? हेयर इंडिकेट कर रहा है। इसके अंदर ये जो व्हाइट कलर की एक कवरिंग है ना ऊपर से लेके नीचे तक, ये होती है लेबिया मेजोरा। और एक और है उसके अंदर, ये होती है लेबिया माइनोरा। उसके अंदर भी मैंने कुछ 3 सर्कल जैसे बना के रखे। ये क्या है? सबसे ऊपर वाला है क्लाइटोरिस। ये जो है ये यूरेथ्रल ओपनिंग है, और ये जो है ये वेजाइनल ओपनिंग है। अब वेजाइनल ओपनिंग में भी एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है जो कि वेजाइनल ओपनिंग को पार्शियली कवर करके रखती है, जिसको हाइमेन बोला जाता है। हाइमेन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी बोलती है कि ये फर्स्ट इंटरकोर्स के दौरान भी टूट सकता है। टेम्पोन या फिर किसी जो विग्रस रनिंग वाले जो स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग, इन स्पोर्ट्स के दौरान भी टॉर्न, ब्रेक या फिर जॉल्ट हो सकता है। अब देखो हाइमन में ऐसा है ना कि ये पतली मेम्ब्रेन है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि इंटरकोर्स के दौरान ही ब्रेक हो। अदर एक्टिविटी ऐसे टेम्पॉन वगैरह अगर तुमको नहीं पता है तो टेम्पॉन क्या होता है? एक कॉटन का बना ऐसा बॉल जैसा होता है, पतला सा लंबा सा, ठीक है, जिसको अपन वजाना के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, जो कि सारा जो मेंस्ट्रुएशन ब्लड है वो सारा सोक कर लेता है, फिर बॉडी से बाहर निकाल के अलग कर दो। जैसे सैनिटरी नैपकिन का सबको पता ही होगा, लेकिन वो बॉडी के बाहर होती है। तो वैसे ही टैम्पॉन होते हैं, मेंस्ट्रुअल कप होते हैं, तो ये भी बॉडी के अंदर जब इंसर्ट करो ना, तो कई बार क्या होता है, हाइमेन ब्रेक हो जाता है, क्योंकि पतली मेम्ब्रेन होती है। एंड कई बार कुछ फीमेल में तो हाइमेन होता भी नहीं है। जैसे बहुत से बच्चे तुमने देखे होंगे ना कि बिना उंगली के पैदा हो गए। तो इट्स नॉर्मल कि मतलब हो जाता है कि कुछ ऑर्गन कई बार नहीं डेवलप हो पाते, तो हाइमन भी कई बार फीमेल में नहीं डेवलप हो पाता है। कई बार हाइमन इतना स्ट्रांग होता है कि प्रेगनेंसी के बाद भी, चाइल्ड बर्थ के बाद भी हाइमन बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो ये चीज़ इसलिए बताई गई बिकॉज बहुत सारे लोग जो है हाइमन को एक इंडिकेशन मान लेते कि भाई हाइमन है तभी लड़की प्योर है। ऐसा नहीं होता है। अब ज़्यादा इसमें डिटेल में बात ना करने की वजह अपन आगे बढ़ते हैं, मेमोरी ग्लैंड की बात करते हैं। फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड जो है, मेमोरी नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला मेमोरी नहीं, MEMMARY वाला मेमोरी। फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैमल्स के। इंसान हो गए, कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, ये सब क्या करते हैं? अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो वो सारे और एनिमल्स जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनमें मेमोरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं और उनको मैमल्स बोला जाता है। लड़कों में भी मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, लेकिन वो फंक्शनल नहीं होते, वो अंडर डेवलप रह जाते हैं। लड़कियों में फंक्शनल होते हैं, लड़कियों में डेवलप होते हैं। मेमोरी ग्लैंड जो है वो पेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, ब्रेस्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। इसको भी देख लो भाई। सबसे पहले क्या होता है? मेमोरी लोब्स होती है। कितनी होती है? 15 से लेके 20 होती है, ग्लैंडुलर टिश्यू की बनती है। मेमोरी लोब्स के अंदर एल्विलाई होती है, जो कि क्लस्टर ऑफ सेल्स है। ये जो एल्विलाई है, ये ही वो सेल्स है जो कि मिल्क सिक्रीट करते हैं और अपनी ही कैविटी में स्टोर भी कर लेते हैं। उसके बाद मेमोरी टिब्यूल्स आती है, देन मेमोरी डक्ट्स आती है। ढेर सारी मेमोरी डक्ट्स ज्वाइन करके एम्पुला बनाती है। ये जो एम्पुला है, यहाँ पे भी सेम काम है कि भाई यहाँ पे भी मिल्क आके स्टोर होता है। जो मेमोरी एम्पुला है, ये लेक्टिफेरस डक्ट से कनेक्ट होती है। लेक्टिफेरस डक्ट वो डक्ट है जहां से मिल्क सक आउट किया जा सकता है। और जो लेक्टिफेरस डक्ट है, ये ओपन जिस स्ट्रक्चर पे होती है उसे बोला जाता है निप्पल। एक बार डायग्राम से समझ लो। डायग्राम 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 कहाँ पे? हाँ, ये रहा। जो पीछे आपको दिख रहे हैं ये मेमोरी लोब्स है। इनके अंदर एल्विलाई होती है। यहाँ पे आगे जो डक्ट्स दिख रही है, ये मेमोरी डक्ट है। मेमोरी डक्ट आगे जाके मेमोरी एम्पुला बनाती है, और मेमोरी एम्पुला जो है वो आगे होके लेक्टिफेरस डक्ट पे ओपन होती है। तो ये जो डक्ट जैसे मतलब ये जो दिख रहा है ना आपको एक एक लाइन जैसा, ये क्या है? ये लेक्टिफेरस डक्ट है। और ये जो स्ट्रक्चर है, जहाँ मतलब जो स्ट्रक्चर बेबी माउथ में लेके सकिन करता है, वो स्ट्रक्चर कहलाता है आपका निप्पल। इस डायग्राम को अच्छे से देख लेना। रिबकेज वगैरह, पेक्टोरिस, ये सारे मसल्स वगैरह के नाम दिए गए हैं। तो ये आपको हो सकता है पूछ लिया जाए कि कौन सी मसल है, आप कौन से ऑर्गन है, आप आइडेंटिफाई करो, लेबल करो। तो अब बात करते हैं oogenesis की। oogenesis क्या है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट। स्पर्मेटोजेनेसिस से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है। oogenesis जो है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको तीन सॉरी, इसको तीन पार्ट में मैंने लिखा है ताकि तुम लोग को ढंग से समझ में आए। देखो, प्राइमरी oocyte जो है, पहले थ्योरी पढ़ लो। इनिशिएट हो जाता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे। अब क्या होता है कि मिलियंस ऑफ गैमीट मदर सेल होते हैं, जिनको oogonia बोला जाता है, हर एक ओवरी में प्रेजेंट होते हैं। बर्थ के बाद कोई भी oogonia नहीं बनता है। जितने oogonia है वो बर्थ से पहले ही बन जाते हैं। स्पर्मेटोगोनिया जैसे मैंने बताया था कि प्यूबर्टी के पहले से होते हैं, प्यूबर्टी के टाइम पे डिवाइड करना चालू करते हैं। oogonia जो है
ये बर्थ से पहले जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में गर्ल चाइल्ड होती है वहीं पे डिवाइड करना चालू कर देते हैं। ठीक है, डिवाइड करने के बाद क्या करते हैं, प्रोफेज वन में जैसे आते हैं म्योसिस करेंगे, म्योसिस करेंगे जैसे ही प्रोफेज वन में आएंगे क्या होता है, रुक जाते हैं कुछ समय के लिए, पूरी म्योसिस वन कंप्लीट नहीं करते, म्योसिस वन के प्रोफेज वन में ही रुक जाते हैं। ठीक है, अब क्योंकि म्योसिस वन स्टार्ट कर चुके हैं तो इनको प्राइमरी oocyte अपन बोलेंगे। एंड जब ये रुक जाते हैं तो फिर क्या करते हैं कि भाई देखो प्राइमरी oocyte है आपका, रुक चुका है, इसके अराउंड लेयर बनना चालू होती है ग्रेन्युलोसा सेल्स की। अब क्या होता है ना कि जैसे आपके जो सेल्स हैं वो रुक चुके थे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो प्रोफेज वन में रुक चुका था, बर्थ से पहले की बात थी ये। अब बर्थ हुआ, प्यूबर्टी रीच हुई, प्यूबर्टी रीच हुई तो अगेन ये सेल जो है वो डिवाइड करना चालू करेगा, तो ये जो फॉलिकल है ये डीजनरेट होने लग जाते हैं एंड अराउंड 60,000 से 80,000 फॉलिकल ही हर एक ओवरी में बच पाते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे क्या बोला था कि मिलियंस ऑफ गैमीट होते हैं, तो जब बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक आती है ना तो वो मिलियन ऑफ गैमीट जो है वो डीजनरेट होते होते 80 to 60,000 गैमीट तक बच पाते हैं। अब ये जो ग्रेन्युलोसा सेल की जो लेयर बनती है ना, ये एक एक करके लेयर जो है वो मतलब बढ़ती जाती, पहले एक पतली से लेयर बनी, फिर और सेल्स आए और मोटी लेयर बनी, तो ये जब लेयर बनती है ना तो इस लेयर को थीका नाम दे दिया जाता है। जब थीका जो ढेर सारे थीका जब सेल के अराउंड ग्रो हो जाते हैं तो उसको सेकेंडरी फॉलिकल बोल दिया जाता है। प्राइमरी फॉलिकल में कम ग्रेन्युलोसा सेल्स होंगे, सेकेंडरी फॉलिकल में ज्यादा सेल होंगे, ज्यादा बड़ा थीका होगा, उसको सेकेंडरी फॉलिकल बोल दिया जाता है। ये फिर ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू टर्शरी फॉलिकल, यानी कि एक सेल इसके अराउंड आपने थोड़े थोड़े सेल लगाए, थोड़े थोड़े थीका लगाए, तो ये प्राइमरी फॉलिकल हो गया। इसके अराउंड आपने और सारे थीका लगाए और सारे सेल्स लगाए, तो ये सेकेंडरी हो गया। अब इसके अराउंड आप और लगा दो तो ये क्या बन गए, टर्शरी फॉलिकल बन गया। एंड टर्शरी फॉलिकल को आप पहचानोगे कैसे, तो इसके अंदर एक एंट्रम जैसी एक कैविटी होती है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जो कि मून जैसी दिखती है। अभी जो थीका है ना, ये थीका भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, जो लेयर मैंने बताई थी ना कि सेल्स की ढेर सारी लेयर होती है, ये लेयर भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, इनर थीका एंड आउटर थीका। इस तरीके का आपका टर्शरी फॉलिकल है। ये जो चांद जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये होती है एंट्रम। जब ये चांद जैसा स्ट्रक्चर दिखने लग जाए तो सेल्स को अपन क्या बोल देते हैं, टर्शरी फॉलिकल। अब ये तो बात हुई प्राइमरी oocyte की। प्राइमरी oocyte जब अपना डिवीजन कंप्लीट करता है तो बनता है सेकेंडरी oocyte। प्राइमरी oocyte किसके अंदर होता है, टर्शियरी फॉलिकल के अंदर, साइज में ग्रो होता है एंड म्योसिस वन कंप्लीट करता है। म्योसिस वन जैसे ही कंप्लीट करेगा सेकेंडरी oocyte कहलाएगा। अब म्योसिस वन जब कंप्लीट होता है ना तो तुम्हें पता होगा कि भाई म्योसिस वन के बाद दो सेल बनेंगे, लेकिन दो सेल बराबर बनते हैं नॉर्मली, बट इस केस में क्या होता है, दो सेल बराबर नहीं बनते, अनइक्वल डिवीजन होता है। एक सेल तो अच्छा खासा बड़ा मजबूत सा बन जाता है जिसको सेकेंडरी oocyte बोला जाता है, लेकिन दूसरा सेल ज्यादा मजबूत नहीं बनता है, छोटा सा बच्चे से पिद्दी जैसा रहता है, जिसको अपन फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं, जो कि डीजेनरेट हो जाती है आगे जाके। अब अपन बात करें ग्रेफियन फॉलिकल की, तो टर्शियरी फॉलिकल ही जब मैच्योर होता है तो उसको ग्रेफियन फॉलिकल बोला जाता है। ये तो बात हो गई कब, कि भाई जब आपकी प्यूबर्टी रीच होगी तो उस टाइम पे जो प्राइमरी oocyte जो अरेस्ट हो चुका था प्रोफेज वन में, वो प्रोफेज वन अपना कंप्लीट करता है और सेकेंडरी oocyte बनाता है। इसमें से एक सेल को सेकेंडरी oocyte बोलते हैं, दूसरे सेल को सेकेंडरी oocyte नहीं बोलते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी बोलते हैं। अब जब ओव्यूलेशन होता है ना तो ये जो ग्रेफियन फॉलिकल है, ये ही जो मैंने ग्रेफियन फॉलिकल यहाँ पे बनाया था ना, टर्शियरी फॉलिकल, ये ही रप्चर होता है तब जाके सेकेंडरी oocyte का ओव्यूलेशन होता है। लेकिन अभी तो सिर्फ सेकेंडरी oocyte बना, ओवम कहाँ बना, तो ओवम कहाँ बनेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। मेंस्ट्रुअल साइकिल सबको पता है क्या होती है, पहले मैं यहाँ पे ओवम का बता दूं।